नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट यानी पूना समझौते के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंत में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने कहा था कि यदि विभिन्न जातियों की सांप्रदायिक समस्या हल नहीं हुई तो ब्रिटिश सरकार अपना निर्णय देने के लिए विवश हो जाएगी। उसी समय लंदन में विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों में कोई समझौता नहीं हो सका, इसलिए 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनल्ड ने अपना निर्णय दिया, जिसको सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता। इसके साथ साथ यह भी घोषणा कर दी गई कि यदि भारत के विभिन्न दल इस पंचाट के बजाय किसी अन्य योजना पर सहमत हो जाते हैं तो ब्रिटिश सरकार उसे लागू करने की ब्रिटिश संसद से सिफारिश कर देगी। सांप्रदायिक पंचाट के मुख्य उपबंध या मुख्य बिंदु क्या क्या थे? पंचाट में केवल प्रांतीय विधानमंडल में स्थानों का बंटवारा किया गया था और केंद्रीय विधानमंडल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। नंबर 2 पर पंचाट में मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों और स्त्रियों के लिए अलग चुनाव पद्धति की व्यवस्था की गई थी। नंबर 3 पर श्रम, व्यापार, उद्योग, जमींदारों और विश्वविद्यालयों के लिए भी अलग चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था की गई और उनके लिए सीटें निश्चित की गई। इसके अतिरिक्त साधारण चुनाव क्षेत्र बनाए गए जिनमें मुसलमान, सिख, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन मतदाताओं को छोड़कर सेम संप्रदाय जो बच गए उनको मताधिकार दिया गया। नंबर 4 पर हरिजन या दलित वर्गों को एक अलग अल्पमत मान लिया गया था। यह इस पंचाट की सबसे घातक बात थी, क्योंकि इसके द्वारा दलितों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश की गई। दलितों को अलग चुनाव पद्धति द्वारा अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा उन्हें साधारण चुनाव क्षेत्रों में भी एक अतिरिक्त मत का अधिकार दिया गया। नंबर 5 पर जिन प्रांतों में हिंदुओं की थोड़ी संख्या थी उनमें हिंदुओं को वही रियायतें नहीं दी गई जो मुसलमानों को उन प्रांतों में दी गई जहां उनकी संख्या कम थी। बंगाल और पंजाब में हिंदुओं की थोड़ी संख्या थी, परंतु उन्हें आबादी से भी कम स्थान दिए गए। मुसलमानों को आबादी से अधिक स्थान उन प्रांतों में दिए गए थे जहां उनकी संख्या थोड़ी थी, परंतु जिन प्रांतों में हिंदुओं की संख्या थोड़ी थी उन्हें यह सहूलियत नहीं दी गई। पंजाब में सिखों और बंगाल में यूरोपियन जातियों को आबादी से अधिक स्थान दे दिए गए। इससे दूसरे संप्रदायों को हानि पहुंची, क्योंकि उनके स्थान इस कारण से घटा दिए गए थे। सांप्रदायिक पंचाट की आलोचना। इसमें हरिजनों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश की गई थी, इसलिए महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं ने इस पंचाट का विरोध किया। आलोचना नंबर 2 है इसमें हिंदुओं के साथ न्याय नहीं किया गया था। उन्हें सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और बंगाल में थोड़ी संख्या में होने के कारण वही रियायतें नहीं दी गई थी जो मुसलमानों को उन प्रांतों में दी गई थी जहां उनकी संख्या थोड़ी थी। पंजाब में हिंदुओं को आबादी से कम स्थान दिए गए थे और उनके बजाय सिखों को अधिक स्थान दिए गए थे। बंगाल में भी
हिंदुओं के स्थानों को कम करके यूरोपियनों को अधिक स्थान दे दी गई। नंबर 3 है सांप्रदायिक प्रणाली भारतीय राष्ट्रवाद के लिए अत्यंत घातक थी, परंतु अंग्रेजों ने अपनी फूट डालकर शासन करने की नीति के अनुसार इस प्रणाली को न केवल पहले की तरह जारी रखा बल्कि इसका और अधिक विस्तार भी कर दिया। इससे भारत की एकता नष्ट हो गई। नंबर 4 है यूरोपियन जातियों की जनसंख्या भारत में 0.01% थी, परंतु उनको 10% सीटें दी गई। नंबर 5 है भारतीय ईसाइयों और नारियों ने अलग प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की, परंतु यह पद्धति उन पर भी लाद दी गई। नंबर 6 सांप्रदायिक चुनाव पद्धति लोकतंत्र के बिल्कुल विरुद्ध थी। इससे अनेक संप्रदायों में सांप्रदायिक विष उत्पन्न हुआ और व्यर्थ के झगड़े बढ़े। इसके द्वारा पाकिस्तान के बीज बोए गए और अंत में देश का बंटवारा हुआ। आखिरी आलोचना में हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं था। किसी भी अन्य देश में जात, धार और वर्ग के आधार पर इस तरह अलग अलग प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। अब गांधी जी का मरण व्रत तथा पूना समझौता। सांप्रदायिक पंचाट महात्मा गांधी को असहनीय था, क्योंकि इसके द्वारा दलित वर्गों को हिंदुओं से अलग करने और हिंदुओं की एकता नष्ट करने की कोशिश की गई थी। महात्मा गांधी ने सरकार को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि यदि सांप्रदायिक पंचाट को भारत पर लागू किया गया तो ये ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय का अपनी जान की बाजी लगाकर विरोध करेंगे। सरकार ने महात्मा गांधी की इस चेतावनी की कोई परवाह नहीं की। अतः 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने अपना मरण व्रत आरंभ किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस व्रत को राजनीतिक धूर्तता बताया और कई आलोचकों ने कहा कि यह बलपूर्वक अपनी मांगें मनवाने का तरीका है, परंतु इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव हुआ। इससे हिंदू नेताओं को दलितों का मूल्य महसूस हुआ और पंडित मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद तथा MS राजा के प्रयत्नों से एक समझौता हो गया। उसको महात्मा गांधी तथा डॉक्टर अम्बेडकर ने भी स्वीकार कर लिया। इस समझौते पर 26 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर हुए और उसी दिन महात्मा गांधी ने अपना व्रत तोड़ा। इस समझौते की शर्तें मुख्य थे यह हैं। इस समझौते के अनुसार हिंदुओं और दलितों का प्रतिनिधित्व इकट्ठा ही रहा, परंतु दलितों को जितने स्थान सांप्रदायिक पंचाट के अनुसार प्रांतों में दिए गए थे उससे दुगने से भी अधिक स्थान इस समझौते के अनुसार दे दिए गए। सांप्रदायिक पंचाट के अनुसार दलितों को 71 स्थान दिए गए थे, परंतु पूना समझौते के अनुसार इनके 148 स्थान आरक्षित कर दिए गए। इन स्थानों का चुनाव 2 अवस्थाओं में होना निश्चित हुआ। प्रारंभिक चुनाव में दलित सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के आधार पर प्रत्येक स्थान के लिए 4 उम्मीदवार चुनते थे, परंतु अंतिम चुनाव में सवर्ण हिंदू, ऊपर के 3 वर्णों और जातियों के हिंदू तथा दलित वर्ग मिलकर मतदान करते थे। इसके अतिरिक्त उन साधारण स्थानों के लिए जो दलितों के लिए आरक्षित नहीं किए गए थे, दलितों को चुनाव में एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार दिया गया। नंबर 3 है समझौते की शर्तें में। समझौते के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल में दलितों को संयुक्त चुनाव पद्धति के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया, परंतु उनके इसी तरह स्थान आरक्षित कर दिए गए जिस तरह प्रांतों में। लगभग 20% स्थान ब्रिटिश भारत में देशी रियासतों को छोड़कर दलितों के लिए आरक्षित कर दिए गए।
स्थानीय संस्थाओं और सार्वजनिक सेवाओं में भी दलितों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। दलितों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए भी शर्तें रखी गई। तो ये थे सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौते की मुख्य शर्तें। धन्यवाद।